ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन गई है महाराष्ट्र में कि उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की हमारे प्रवासी मजदूरों की कठिनाइयों को। मैं समझता हूँ भारतीय रेल देश भर में हर राज्य से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको अपने अपने घरों में अपने परिवार के पास लेकर जाने के लिए दिन रात सेवा कर रही है। हमने 1 मई से शुरू किया था जब 5,000 लोगों को लेके गए थे। आज लगभग 5 लाख लोग रोज रेल द्वारा अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र ने परसों माननीय मुख्यमंत्री ने और उसके बाद माननीय सांसद संजय राउत जी ने ऐसा आरोप क्यों लगाया, इतना बेबुनियाद आरोप कि रेलवे को हम 80 ट्रेन मांगते हैं 30-40 मिलती है। मैं आज तक समझ नहीं पाया। असलियत ये थी कि परसों तक जितनी ट्रेन वो मांगते थे हम देते थे और उसमें भी 65 ट्रेनें बिना पैसेंजर के लौटनी पड़ी क्योंकि वो पैसेंजर ही नहीं ला पाए। 65 ट्रेनें बिना पैसेंजर के लौटी। फिर उन्होंने कल हमें ट्रेनें मांगी, कल के लिए कुछ 46 जिसमें 5 उड़ीसा पश्चिम बंगाल की थी, तो हमने वो नहीं भेजी क्योंकि वहाँ एम्फैन साइक्लोन की वजह से वो नहीं ले पा रहे थे। 41 ट्रेन कल की शेड्यूल थी, उसमें भी 2 ट्रेनों के पैसेंजर नहीं आए। ये हालत है महाराष्ट्र की। कल देर शाम को रात को करीब 8-9 बजे सडनली आधी अधूरी लिस्टें, कोई पुरानी लिस्टें कभी बनी होंगी, कभी कुछ लिस्ट यूपी भेजी होगी, कभी बंगाल बिहार भेजी होगी 10 दिन 15 दिन पहले, उस पर काटा पीटी करके डेट चेंज करके उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। अब रेलवे ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल शाम को बोले और आज सुबह 145 ट्रेन। फिर भी पूरी रात बैठ के देश भर की समीक्षा करके ट्रेनों को तेज दौड़ा के पूरी हमने प्लानिंग की। रात भर बैठ के 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी। 145 ट्रेन को नोटिफाई कर दिया। पूरी 145 ट्रेन किस स्थान से शुरू होंगी, कहां पहुंचेंगी, कब जाएंगी, पूरी नोटिफाई कर दिया, समय के साथ, स्थान के साथ, किस जगह पे जाएंगी तो उस जगह के प्रवासी मजदूर आ सकें। उसमें आपको मैं जानकारी दे दूं, ये 145 में उत्तर प्रदेश की 68 ट्रेनें हैं, बिहार की 27, पश्चिम बंगाल की 41, छत्तीसगढ़ की 1, उड़ीसा की 2, तमिलनाडु 2, राजस्थान 1, झारखंड 1, उत्तराखंड 1 और केरल 1। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि शाम के 5 बज चुके हैं और शाम के 5 बजे जबकि 74 ट्रेनें 74 ट्रेन 5 बजे तक निकल जानी चाहिए थी, मात्र 24 ट्रेन के पैसेंजर आए हैं। ओनली 24 ट्रेन। पहली ट्रेन के पैसेंजर तो दोपहर के 12:30 बजे, यानी 12 घंटे दिन के निकल गए, आधा दिन, तब तक एक ट्रेन की बोर्डिंग शुरू नहीं कर पाई थी महाराष्ट्र से। 12:30 बजे पहली ट्रेन की बोर्डिंग शुरू की, 5 बजे तक मात्र 24 ट्रेन निकल पाई हैं। और जिधर से उन्होंने मांगा, सांगली, पनवेल, वीटी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पुणे, सतारा, नागपुर, उर्ली, आप जो स्थान, मिरज, सोलापुर, आप जो स्थान देखें, जो स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा हमने वहां से गाड़ी दी। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि गाड़ियां खाली खड़ी हैं, नहीं तो ये लाखों और लोगों को अपने घर पहुंचा सकती थी अगर महाराष्ट्र ने एक काम नहीं किया होता कि 145 ट्रेनें मांग ली, लेकिन वास्तव में तो उसकी लिस्टें भी तैयार नहीं थी। पता नहीं कौन सी लिस्टें हमें दी हैं उन्होंने, कहाँ है वो प्रवासी मजदूर, क्यों वो स्टेशनों पे ला नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं महाराष्ट्र में, हमें किसी को समझ नहीं आ रही। इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल कल रात से उन महाराष्ट्र को कह रहे हैं कि हम 41 ट्रेन नहीं ले पाएंगे, साइक्लोन हो चुका है, अभी हम उसमें रिलीफ रिहेबिलिटेशन में लगे। बजाय के उनकी बात सुनने के महाराष्ट्र में बता ही नहीं रहे कि करना क्या है, बोल रहे आप खुद तय कर लो। अब रेलवे कैसे तय करेगा? तो महाराष्ट्र भेजने के लिए चाह रहा था, हमें मांगी, हमने ट्रेन दे दी। अब अगर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच कुछ चर्चा हो रही है, उसका निर्णय तो महाराष्ट्र को लेके हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो हम तो हमारी ट्रेनें तो खड़ी हैं, पैसेंजर आएंगे भर के चले जाएंगे,
पश्चिम बंगाल उनको लेने को तैयार नहीं है, महाराष्ट्र उनको बाहर निकालने में लगा हुआ है। और ये व्यवहार कैसे प्रवासी मजदूरों के साथ किया जा रहा है, बहुत दुख की बात है। और मैं अभी भी हाथ जोड़ के सभी राज्यों से दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधार करके अपने अपने प्रदेश से जो लोग जाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था करें। हम ट्रेन सभी जगह देने के लिए तैयार हैं। हमने तो 700 जिलों में देश भर में किधर भी कोई ट्रेन मांगे हम देने को तैयार हैं। अगर वो लोग उनको व्यवस्थित डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ कलेक्ट कर ले, सूची बनाए, कहाँ उनको गंतव्य स्थान कहाँ पहुँचना है वो बताएं, हम उसके हिसाब से भेज देंगे। हमने ऐसी सैकड़ों ट्रेनें झांसी से, ललितपुर से, आगरा से, सभी जगह कहीं बॉर्डर पे लोग आए थे, गाजियाबाद से लोगों को अपने अपने घर भेजा है। देश में सभी जगह से हम करने को तैयार हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज 145 ट्रेनें मुंबई में खड़ी हैं, महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पे खड़ी हैं, पैसेंजर्स ला नहीं पा रही है सरकार, और एक प्रकार से व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है, व्यवस्था को वो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। रेलवे में कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, टाइम टेबल बनता है, रूट बनता है, रास्ते में अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं, साथ के साथ हमें सामान पहुँचाना है, कोयला नहीं पहुँचाएंगे बिजली गुल हो जाएगी, पानी नहीं आएगा घर में, साथ के साथ फूड ग्रेन। आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना सुनिश्चित किया कि एक जगह खाने पीने की सामान की कमी नहीं होने दी, खाद की कमी नहीं होने दी, सब जगह फर्टिलाइजर पहुंचाए। एक बार आपने किधर सुना नहीं होगा फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, कोयला का शॉर्टेज का। रेलवे पहुंचा रही है ये सब, लाखों टन, करोड़ों टन ये सब माल, खाद, अनाज, कोयला सब पहुंचाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बीच में श्रमिक स्पेशल चल रही है। जितना डिले होता है चलने में उतना कंजेशन बढ़ता है, कंजेशन बढ़ता है तो हमारे श्रमिक परेशान होते हैं तो फिर उसका मीडिया रिपोर्ट्स बनती है, ट्वीट होता है, लोग आलोचना करते हैं रेलवे की, पर रियलाइज नहीं करते हैं कि कितना मुश्किल है कि एक ही रूट में सब प्रवासी जा रहे हैं उत्तर पूर्व भारत की तरफ, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, उस दिशा में सबको जाना है। कोयला भी उसी दिशा से आता है, कोयला भी इन्हीं राज्यों से पूरे देश में आता है। तो आप सोचिए किस कठिन परिस्थितियों में ये सब ट्रेन चलाई जा रही है। उसमें ऐसी हरकतें होती हैं कि ट्रेन समय पे नहीं चलाते हैं तो कंजेशन बढ़ता है, फिर हमें डाइवर्ट करनी पड़ती है। पीछे कई ट्रेनें डाइवर्ट करनी पड़ी, राउरकेला उड़ीसा से होके बिहार और नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल लेके जानी पड़ी, क्योंकि रूट एकदम कंजेस्ट हो गया था, समय ज़्यादा लगा। ऑफकोर्स 7 दिन और 9 दिन तो एकदम बेबुनियाद झूठी खबरें कुछ पत्रकारों ने और कुछ मीडिया ने चलाई है। मैं चाहूँगा कि मीडिया जो भी खबर चलाए वो अच्छी तरह सही माने में चेक करे, और कुछ घटनाएं हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन विषय हमारे काबू के बाहर था। जिन राज्यों से लोग निकल रहे हैं, महाराष्ट्र जैसे अगर कोऑपरेट नहीं करें तो स्वाभाविक रूप से कंजेशन होगा, स्वाभाविक रूप से अगर हम ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ता है तो वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम पहले से हुआ नहीं होता है, प्लान नहीं होता है, क्योंकि ये डाइवर्जन तो प्लान ही नहीं था, ये तो हमें ज़बरदस्ती करना पड़ता है जब डिले होती है ट्रेन शुरू में। और आज महाराष्ट्र में वही स्थिति देखने को मिलती है। मैं सभी प्रदेशों से विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो कोऑपरेट करें, सही माने में जितनी गाड़ियाँ संभाल सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जितने के सही माने में यात्री हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उतनी गाड़ियाँ मांगे, उतनी गाड़ियाँ चलाने के लिए हमारे को सहयोग करें, अच्छी लिस्टें दें, समय पे पैसेंजर्स को ट्रेन स्टेशन लाएं, जिससे ट्रेन व्यवस्थाएं जल्दी चलें और हम समय सीमा के हिसाब से पूरी व्यवस्थाओं के साथ खाना पीना रास्ते में जो हमने अरेंज कर रखा होता है वो दे के लोगों को अपने घरों तक सुरक्षित और सुगम यात्रा से पहुंचा सके। आप देखिए, अगर आंकड़े 3256 ट्रेनें चल चुकी हैं कल तक, उसमें लगभग 1500 ट्रेनें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की हैं और लगभग 1200 ट्रेनें बिहार। लेकिन इतना कोऑपरेट किया है, मैं दाद दूंगा, मैं वास्तव में आज देश के समक्ष बताना चाहूँगा, महाराज योगी आदित्यनाथ जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इतने दिल से अपने उत्तर प्रदेश के जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं
उनको दिल से लगा के उन्होंने अपनाया है, उनकी व्यवस्थाएं की है, हर जगह अच्छी तरह उनको उतार के खाना पीना रखिया, क्वारंटाइन किया, मेडिकल टेस्ट किया, पैसे दिए 1,000 रुपए, साथ में 1 महीने का राशन और तेल सब कुछ किट के माध्यम से उनको दिया, इतनी चिंता की। बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कोई ट्रेन को मना नहीं किया, सबको गले लगाया, सबको बुलाया, ट्रेन का भाड़ा उनको वापस दिया, 500 रुपए ऊपर दिए, अपने अपने घरों तक पहुंचाया मेडिकल टेस्ट करके। उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सब जो प्रवासी मजदूर आए उनको 2,000 रुपए देके अपने घरों तक पहुंचाया। आखिर क्या पश्चिम बंगाल, केरल, ये सब राज्य इसी प्रकार से नहीं कर सकते? क्या महाराष्ट्र जैसे राज्य में व्यवस्थित रूप से सबको नहीं भेजा जा सकता? और रही बात केरल के कंप्लेंट की, रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है ये जो स्टेट भेजता है उसने ये जानकारियां बनानी है, उसने जो प्रवासी मजदूर है उनका ई पास बनाना है। रेलवे तो कोई रिलीफ कैंप नहीं चला रहे, रेलवे तो एक मात्र साधन दे रहे लोगों को अपने घर जाने का। ये भेजने वाले राज्य और पहुंचने वाले राज्य के बीच का समन्वय। और आज पश्चिम बंगाल कल रात से महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें साइक्लोन से लड़ने दो, लेकिन महाराष्ट्र उनको कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, हमें कुछ लिख के दे ही नहीं रहे कि हमने क्या करना है, हमें कैसे मालूम, हम ट्रेन चलाएं कि नहीं चलाएं। पश्चिम बंगाल कह रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र के डिमांड पे हमें देनी पड़ रही है, ये गाइडलाइंस है होम मिनिस्ट्री की। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इस विषय को भी जल्द से जल्द सुलझाएं, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। और जल्दी से जल्दी ये जो गाड़ियां हमने इतनी 145 गाड़ियां महाराष्ट्र में आज खड़ी रखी है, तैयार हैं, और आपने देखा होगा खाली खड़ी हैं गाड़ियां इतनी सारी, पूरे महाराष्ट्र में कोने कोने में गाड़ियां खाली पड़ी हैं। और ये नेशनल वेस्टेज है, केंद्र सरकार का 85% इसमें नुकसान हो रहा है, और ये सब भारत के करदाता टैक्स पेयर्स का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के लोगों का भी 15% नुकसान हो रहा है, उनको इन गाड़ियों का पैसा देना पड़ेगा जो उन्होंने बुक की लेकिन इस्तेमाल नहीं की। तो एक प्रकार से देश को भी नुकसान, महाराष्ट्र वासियों को भी नुकसान, और जो 2-2.5 लाख लोग हम इन ट्रेनों से घर अपने पहुंचा सकते थे, उन सब की भी व्यवस्था को महाराष्ट्र में पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होने के कारण दूसरे लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ। भाई दुर्भाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद उनको गलत भ्रांतियां फैलाने की जरूरत पड़ती है राजनीति में अपना स्थान कायम रखने के कारण। वास्तव स्थिति यह है कि उन्हीं का राज्य महाराष्ट्र भाड़ा कलेक्ट कर रहा था, और जिस जिस जगह जा रहे थे वहाँ पे कुछ जगहों पे भाड़ा वापस नहीं दिया जा रहा। जैसे मैंने बताया, उड़ीसा में 2,000 रुपये दिए जा रहे थे जिससे भाड़ा भी शामिल था, बिहार में भाड़ा और 500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में भाड़ा के नाम पे 1,000 रुपये, भाड़ा से भी ज़्यादा, और एक किट जिसकी भी अनुमानित कीमत शायद 500-1,000 रुपये थी, ये अलग दी जा रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्य सुनिश्चित कर रहे थे या खुद दे रहे थे, मध्य प्रदेश खुद दे रहा था, या जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनको लौटा रहे थे, इसलिए कि वो वहाँ पे पहुँच के क्वारंटाइन वगैरह टेस्ट होके अपना ये पैसा लेके अपने अपने घर जा सके। दुर्भाग्य है कि माननीय सोनिया गांधी जी ने जानकारियाँ लेने की कोशिश नहीं की और ये नहीं ध्यान दिया कि उनके खुद के राज्य क्या कर रहे हैं, और अपने वो खुद के राज्य को ही संभाल ले तो बड़ी देश के ऊपर कृपा होगी, देश की सेवा होगी। मेरे तो जहन के बाहर है, और एक प्रकार से ये मुझे याद दिलाता है कि यूपीए के समय भी जब केंद्र में इनकी सरकार चल रही थी, जो भ्रष्टाचार के एक के बाद एक कांड हो रहे थे, कभी कोयला घोटाला, कभी टेलीकॉम घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, कभी एंट्रिक्स जो स्पेस का घोटाला निकला था, ये तो घोटाले वाली सरकार चलाते थे। जब इनको बोला कि भाई आपकी सरकार में हो क्या रहा है, तो उस समय इन्होंने कहा कि दीज आर द कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। आपको शायद याद होगा, ये बड़ा उनका एक बहाना रहता था कि हम क्या करें, ये तो मिली जुली सरकार है, हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भ्रष्टाचार नहीं रोक सकते। ये तो उस प्रकार का वक्तव्य हो गया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आपने एक कोएलिशन बनाया किस आधार पे? कहाँ है आपका मिनिमम कॉमन प्रोग्राम? आपके 12 मंत्री क्या कर रहे हैं इस सरकार में?
आपने इस सरकार को कंधा क्यों दे रखा है? तो मैं समझता हूं कि ये बेबुनियाद बात की है राहुल गांधी जी ने, और महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी इस अनैतिक व्यवस्था को, अनैतिक जो कोएलिशन, जो युति आज महाराष्ट्र में चल रही है, ये पूरी तरीके से अनैतिक भी है और फेल हो गई है अपने दायित्व को निभाने के लिए।